हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। मैं फिर से आपके साथ प्रियंका शर्मा आपके सब्जेक्ट साइकोलॉजी को लेके, जहां पर आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्लस आपके मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप गाइज अगर आपने रिवाइज किया होगा तो हमने पिछले लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, कब किया था, कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम जब गाइस शुरू करने वाले हैं तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहला क्वेश्चन कि विलियम वोंट को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, लेकिन साइकोलॉजी वर्ड का यूज करने वाले सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे रेडोल्फ गॉल्के 1590 ईस्वी में। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सिलेबस का, दैट इज योर मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। आज हम जो अपने टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, तो वो रहेगा आपका मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अपने फर्स्ट टॉपिक में मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहली बात मैं आपको गाइस बता दूं तो जो साइकोलॉजी वर्ड है आपका वो दो वर्ड्स को मिला के बना है, दैट इज योर साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस, साइकी और लोगोस। पहला क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि साइकोलॉजी किन दो वर्ड्स को मिला के बना है, तो वो है आपका साइकी प्लस लोगोस। साइकी और लोगोस किस तरह के वर्ड्स हैं, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से कि साइकी और लोगोस जो है वो किस तरह के वर्ड्स हैं, तो वो हैं आपके कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। नोट डाउन दिस और अंडरलाइन दिस इन योर नोट्स। क्यों? क्योंकि साइकी और लोगोस आपके किस तरह के वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकी और लोगोस जो है साइकोलॉजी के किस तरह के वर्ड्स हैं, तो वो है आपके लैटिन वर्ड। अब चलिए इसके मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो साइकी का मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है स्टडी और साइंस, स्टडी और साइंस। ओके गाइस, साइकी का नाम या मीनिंग जो दिया गया था, साइकी मीन्स सोल और लोगोस मीन्स स्टडी या साइंस। टोटल मीनिंग जो इसका बनता है दैट इज योर स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल हिंदी में मतलब आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का ज्ञान। ओके गाइस, तो इसका जो टोटल मीनिंग बनता है दैट इज योर स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। जो मीनिंग दिया गया था ये दिया गया था 16वीं शताब्दी में, 16वीं 16th सेंचुरी में। पहला मीनिंग जो दिया गया था साइकोलॉजी का और एग्जाम में पूछा जाता है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है आपका स्टडी ऑफ सोल। इसके बाद जो साइकोलॉजी का मीनिंग दिया गया था उसके बाद इसको कहा गया था कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा के विज्ञान के बाद क्या है, मन का विज्ञान है। तो उसके बाद इसको नाम क्या दिया गया था, स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड इसको कहा गया था 17th सेंचुरी में। ओके गाइस, लेकिन इस डेफिनेशन को सबसे ज्यादा मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था पॉम्पोंजी।
पोमपोंजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को किसने कहा है, तो किसने कहा है, पोमपोंजी ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट में नोट डाउन कर लेना है। ओके गाइस, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा गया, और उसके बाद जो मॉडर्न मीनिंग इसका दिया गया वो दिया गया स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है गाइस कि यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आपका रेज होता है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर। चलिए आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से रेज होता है। एक बार हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए आपके पास मान लो अगर आपको पूछा है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और दूसरा आपको पूछा है मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको सेम जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है स्टडी ऑफ सोल, सेकंड है स्टडी ऑफ माइंड, थर्ड है आपके पास स्टडी ऑफ बिहेवियर और फोर्थ है आपके पास नन ऑफ दिस। ओके गाइस, चलिए अगर आपको पूछा जाता है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी या आपको पूछा जाता है मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन ऑप्शन जो है वो सेम है। आप डिसाइड करना है कि आप कौन सा आंसर जो है वो टिक करने वाले हो। देखिए अब अगर आपके पास बात की गई है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान का अर्थ, तो मनोविज्ञान का अर्थ है आपका स्टडी ऑफ सोल। अभी जब हम मीनिंग को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहां पे एक बात बोली कि साइकी का मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है स्टडी, मीन स्टडी ऑफ सोल। तो जब हमसे सिंपल पूछा जाए मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी तो आपने आंसर करना है स्टडी ऑफ सोल, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो दैट इज योर स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपका वहां पे 1 मार्क का लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों को फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चंस को कि अगर आपको पूछा जाए मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी दैट इज योर स्टडी ऑफ सोल, लेकिन अगर आपको पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ तो दैट इज योर स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके गाइस, आई होप अब तो समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी हमने पढ़ा कि जो साइकोलॉजी का मीनिंग है दैट इज योर स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज द फाइनल और मॉडर्न मीनिंग। ओके गाइस, लेकिन एजुकेशन का मतलब, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी दो वर्ड को मिला के बनी है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। ओके गाइस, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर और एजुकेशन का मतलब है टू गेट नॉलेज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज जुड़ती है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ता है, दैट इज योर मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर
मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उनके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद उसकी मेरिट और डीमेरिट्स, मेरिट और डीमेरिट्स के ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं रेज होते हैं, लेकिन घुमा फिरा के जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें मेथड्स को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ओके गाइस, तो इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे किसकी, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। That is your introspection method. Second is your observation method. और third is your experimental method. Experimental method. Okay guys, चलिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हिंदी में बोला जाता है अंतर्दृष्टि विधि, अंतर्दृष्टि विधि। ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है अवलोकन विधि और एक्सपेरिमेंटल को बोला जाता है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड को। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो अब बात आ गई कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को किसने दिया है या किसने उसको सबसे पहले यूज किया है या किसने उसको डिस्कवर किया है। तो हमने रिसेंट जो पिछला लेक्चर हमने किया था इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड, तो अब वो चीज यहाँ पे जुड़ने वाली है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया है, विलियम वुंट ने दिया है, क्योंकि उन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो गाइस याद रखना, फिर से वो चीज़ यहाँ पे आके जुड़ गई है। अब अगर वहाँ पे आपने उसको ठीक से पढ़ा होगा तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो जल्दी रिकनेक्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स को देने वाले थे विलियम वुंट। इस मेथड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस मेथड को सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोला जाता है। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट इज योर इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये सबसे पुराना मेथड है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट साइकोलॉजी लैब लिपजिंग में एस्टेब्लिश हुई थी तो पहला मेथड जो वहाँ पे यूज किया गया था दैट इज योर इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे साइकोलॉजी को 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है वैसे इंट्रोस्पेक्शन को भी 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज योर इंट्रो प्लस स्पेक्शन। इंट्रो प्लस स्पेक्शन। अब स्पेक्शन स्पेक्टेट करना मतलब लुकिंग, देखना। तो स्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग और इंट्रो मतलब अंतः। अंतः मतलब अपने अंदर। तो इंट्रो का मतलब है विद इन, विद इन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है विद इन। इंट्रो प्लस स्पेक्शन विद इन और स्पेक्शन मतलब लुकिंग। तो टोटल जो इसका मीनिंग बना दैट इज योर लुकिंग विद इन। लुकिंग विद इन हिंदी में हम बोल सकते हैं अपने अंदर झांकना।
चलिए गाइज, अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो हम यूज करते हैं या जो यूज किया गया, तो उसमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो वन पर्सन है। मान लो मैं हूं, तो मैं ही सब्जेक्ट हूं और मैं ही क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। मतलब जिसको मैं ऑब्जर्व करूंगा वो भी मैं ही हूं और जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी मैं हूं। वन पर्सन इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक ही पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट भी होगा और वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। और इसी कारण इस मेथड का जो नेचर रहेगा दैट इज योर सब्जेक्टिव। में हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स की और इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स और मेरिट्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ कही वो क्या है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सेम होंगे और वो क्या होगा, वन पर्सन होगा, सब्जेक्ट भी वही होगा और ऑब्जेक्ट भी वही होगा। अब बात करते हैं इसकी मेरिट्स की। तो इसकी जो फर्स्ट मेरिट आपकी बनेगी दैट इज योर सबसे इजी मेथड इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि ना ही इसमें कोई इक्विपमेंट लगता है, ना ही कोई पैसे खर्च होते हैं, ना ही कोई स्पेशल टाइम कंज्यूम होता है। ओके गाइज, तो इसमें जो फर्स्ट मेरिट इसका बनता है दैट इज योर इजीएस्ट मेथड। ये सबसे इजी मेथड माना गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। सबसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक मेथड है और इसको जो है वो डन इन एनी टाइम और इन एनी प्लेस। इसको हम कभी भी किसी भी जगह किसी भी समय जो है वो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स में हम बात करेंगे इसकी पहली डीमेरिट दैट इज योर, इसमें इसको माना गया है सब्जेक्टिव इन नेचर। तो इसका जो फर्स्ट डीमेरिट बनेगा दैट इज योर लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि इसमें जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। सेकंड जो इसकी डीमेरिट आएगी आपके पास दैट इज योर लैक ऑफ वैलिडिटी। लैक ऑफ वैलिडिटी, इसको वैध भी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट इसका लैक ऑफ रिलायबिलिटी। लैक ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीय भी इसको नहीं मान सकते। और गाइस टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसकी लैक्स क्या है, कमियां क्या क्या हैं। तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन थे और इन तीनों के अलावा एक ऑप्शन आपके पास था ऑल ऑफ दिस। तो जिन बच्चों को पता था उन्होंने ऑल ऑफ दिस पे टिक किया और जिनको नहीं पता है उन्होंने इनमें से किसी के ऊपर भी टिक कर दिया था। तो गाइज मेरिट और डिमेरिट्स आपके मीनिंग दिया किसने, उसके साथ साथ उसकी मेरिट और डिमेरिट भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं आपका सेकेंड मेथड एजुकेशनल साइकोलॉजी का ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड लिया गया है आपका ऑब्जर्वेयर वर्ड से। ऑब्जर्वेयर वर्ड से जिसका मतलब है लुकिंग आउटवर्ड। लुकिंग आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ देखना। और सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो बाह्य व्यवहार को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना, किसी भी चाइल्ड का जो बाह्य व्यवहार है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और हमने बिहेवियरिज्म में एक बात बोली थी कि बिहेवियरिज्म में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसान का या किसी भी बच्चे का बाह्य व्यवहार ही क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
ओके गाइस, तो इसमें हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की। स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कि एक बच्चे के व्यवहार को या किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करने के लिए स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम बात करेंगे ऑब्जर्व द बिहेवियर, कि सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी चाइल्ड का बिहेवियर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उसको अवलोकन करते हैं उसका, कि वो कौन सी सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। पहले स्टेप में हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड में हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं उस व्यवहार को हम साथ ही साथ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लो अगर आप क्लास में किसी बच्चे का व्यवहार ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं कि आपने जो है वो कैमरा क्लास में फिक्स कर दिया, तो उसमें उसका बिहेवियर जो है वो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो दैट इज योर रिकॉर्डिंग द बिहेवियर। रिकॉर्डिंग द बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है दैट इज योर रिकॉर्डिंग द बिहेवियर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो बात आती है दैट इज योर एनालाइज द बिहेवियर, कि उस बिहेवियर को हम क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं। थर्ड स्टेप में जो रिकॉर्ड किया हुआ बिहेवियर है उसको हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद फोर्थ स्टेप में हम उस व्यवहार को क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज द बिहेवियर, उसका सामान्यीकरण करते हैं। फोर्थ स्टेप में उस व्यवहार को क्या करेंगे, हम जर्नलाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस रिकॉर्ड किए हुए बिहेवियर को देखते हैं, समझते हैं कि क्या इस सिचुएशन में ही उसका बिहेवियर ऐसा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, या सभी सिचुएशंस में उसका बिहेवियर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव ही रहता है। मान लो कोई स्टूडेंट है वो क्लास में बैठा हुआ है, किसी सब्जेक्ट में उसका जो है वो रिस्पांस अच्छा नहीं है, मान लो इंग्लिश में उसका रिस्पांस अच्छा नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी उसका रिस्पांस जो है वो अच्छा नहीं है। दैट इज द एनालाइजेशन ऑफ बिहेवियर। और जनरलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि मान लो अगर इंग्लिश में उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और हमने उसको क्या किया, एनालाइज किया, तो जनरलाइजेशन में हम उसका क्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं कि उसके उस अनडिजायर्ड बिहेवियर को डिजायर्ड बिहेवियर में कैसे चेंज किया जा सकता है। ओके गाइज, दीज आर द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वर्ड लिया गया है ऑब्जर्वेयर से। अब सेम थिंग इसमें कि अब आती है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व किस तरह से किया जाता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। अब यहाँ पे एक इजी चीज अगर मैं आपको बता दूं दैट इज योर मेरिट्स। मेरिट्स में अभी हमने पीछे जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा तो हमने उसमें 3 डीमेरिट्स की, कि उसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, लैक ऑफ वैलिडिटी पाई जाती है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी पाई जाती है। लेकिन ये जो मेथड है ये उसकी क्या है, मेरिट्स हैं। इसमें क्या पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, presence of validity and presence of reliability। ये तीनों के तीनों इस मेथड की क्या है, मेरिट्स हैं। अब क्यों है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या है, डिफरेंट। वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन में एक ही पर्सन सब्जेक्ट था और एक ही पर्सन क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था। तो गाइज इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है वो इसकी क्या है, मेरिट्स हैं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं। ऑब्जर्व करने वाला अलग होता है और जिसको ऑब्जर्व किया जाता है वो क्या होता है, अलग पर्सन होता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में इसका
फर्स्ट जो डिमेरिट आएगा, जब जिसको ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके बिहेवियर को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, थोड़ा सा खर्चीला भी होता है, क्योंकि जो भी हम इक्विपमेंट यूज करेंगे वो क्या होंगे, कॉस्टली होंगे। ओके गाइस, लेकिन फर्स्ट डिमेरिट इसका आएगा आपका, दैट इज योर कॉस्टली। इस मेथड को क्या कहा जाता है कि इसमें जो है वो कॉस्ट खर्च होती है, कॉस्टली इसको माना जाता है। सेकंड क्या है कि इसमें जो है वो टाइम हो लगता है, तो इसको टाइम कंज्यूमिंग भी कहा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं बाय द ऑब्जर्विंग बिहेवियर, वो 100% करेक्ट नहीं होता है। ओके गाइज, डाटा इज नॉट 100% एक्यूरेट। ओके गाइस, कि 100% डाटा जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं होती है। अगर उसमें 99.9% अगर उसमें क्या है एक्यूरेसी है, तो 0.1% उसमें क्या होते हैं, एरर होते हैं। तो ये चीज भी बोली गई है कि बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड हम 100% डाटा एक्यूरेट जो है वो उसमें कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट मेथड आपका आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में अगर मैं बता दूं तो हिंदी में इसको बोला जाता है प्रयोगात्मक विधि। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हिंदी में बोला जाता है प्रयोगात्मक विधि, और ये मेथड भी किसने दिया है आपका, विलियम वुंट। अब ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन शुरू में हमने एक चीज पढ़ी थी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वहां पे हमने स्टडी किया था, दैट इज योर विलियम वुंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया था, और ये एक ऐसा मेथड जिसने साइकोलॉजी को एज अ साइंस रिप्रेजेंट किया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड की, तो ये दिया है विलियम वुंट ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी जो ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और जो इसकी मेरिट्स हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट मेरिट्स जो आपके ऑब्जर्वेशन मेथड की है वही सेम मेरिट्स इसकी हैं। क्या? क्योंकि जब इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं तो इसमें फर्स्ट मेरिट है कि इसमें क्या पाया जाता है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, वैलिडिटी भी पाई जाती है और रिलायबिलिटी भी पाई जाती है। इसको हम रिलायबल भी मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके साथ 2 और चीजें जुड़ जाती है कि ये क्या है, प्री प्लान्ड मेथड है। प्री प्लान्ड का मतलब है कि अगर हमने किसी को ऑब्जर्व करना है तो हमें पहले से ही उसके लिए क्या करना है, प्लान करना पड़ता है। तो इसको क्या बोला गया है, प्री प्लान्ड मेथड भी इसको बोला गया है। और 5th नंबर पे आता है इसका कि साइकोलॉजी को एज अ साइंस ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। साइकोलॉजी को, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ दिस मेथड कि ये एक इकलौता ऐसा मेथड था जो साइकोलॉजी को एज अ साइंस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एज अ साइंस, represent. Okay guys, this is the one method that represents psychology as a science। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वो कौन सा मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजी को एज अ साइंस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो डीमेरिट्स में इसका जो फर्स्ट डीमेरिट आएगा दैट इज योर सेम एज योर ऑब्जर्वेशन मेथड, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। ओके गाइस,
ये था आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपको समझ आई होंगी चीज़ें। अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, आपको ये रिवाइज करनी है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करनी है। कनेक्ट जब आप चीज़ों को करते हैं, वन मेथड टू अदर मेथड आप जब कनेक्ट करोगे तो चीज़ें याद रखने में क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, और जब याद रहेंगी तो कंफ्यूजन क्या होता है, कम हो जाता है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।